अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नसीब खान और आप देख रहे हैं नसीब कोड स्टूडियो। एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में एमएस एक्सेल में यूज़ होने वाले सारे ऑपरेटर्स हम सीखने वाले हैं, जैसे कि रेफरेंसेस ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, रिलेशनल, अरिथमेटिक, लॉजिकल और कंडीशनल और कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स को इस लेक्चर में हम कवर करने वाले। और ये सारे ऑपरेटर्स कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस और फार्मूलाज बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम हर एक ऑपरेटर को एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि आप एक्सेल में स्मार्ट और प्रोफेशनल लेवल के कैलकुलेशन बना सकें। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि ये लेक्चर आपके एमएस एक्सेल के बुनियादी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेगी। तो शेयर कर ले उनके साथ जिनको इन लेक्चर्स की नीड है, और सिंपल आप लाइक करने से भी ये लेक्चर उन तक पहुंचा सकते हैं। और एक कमेंट कर लेना फीडबैक के लिए कि हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए और आपको इस लेक्चर में पसंद क्या आया। एक्सेल के इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और बेसिक ऑपरेटर्स को सीखते हैं। तो हर ऑपरेटर का मैंने यहाँ पे सिंबल भी मेंशन किया है, जैसे कि एडिशन के लिए हम प्लस सिंबल, सब्ट्रैक्शन के लिए हाइफन सिंबल, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक और स्टार सिंबल, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश या स्लैश, पावर के लिए कैरेट सिंबल और परसेंटेज के लिए परसेंटेज सिंबल हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटे छोटे वैल्यूज मैंने मेंशन किए हैं, इन्हीं वैल्यूज के ऊपर ही हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे होंगे। पर अगर आप ये कैलकुलेशन सीख जाते, ये ऑपरेटर्स का काम सीख जाते, तो बड़े से बड़े डेटा के ऊपर भी इजिली कैलकुलेशन कर पाएंगे। एमएस एक्सेल में ओवरऑल ये 6 टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है जिनके थ्रू हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर्स हमारे सामने आ जाते तो उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, उनमें से कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सोल्व होगा और इसका आंसर कैसे निकालना है, तो इसके लिए बोडमास और पेमडास को भी हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इन 3 क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा आप वो कमेंट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे आप अपने एमएस एक्सेल में या तो फिर नोटबुक में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एडिशन से। तो एमएस एक्सेल के इनसाइड डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करने के मैं यहाँ पे 3 तरीके आपको बताऊंगा। ये 3 तरीके सीख के आप इजिली डेटा को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका, जब भी हमने कैलकुलेशन करना हो तो हमेशा हमने यूज करना है इक्वल सिंबल। तो इक्वल और इसके बाद यहाँ पे 6 लिखा हुआ आ रहा है तो हम अपने कीबोर्ड से 6 इंसर्ट करते हैं और इसके बाद प्लस शिफ्ट के साथ इक्वल सिंबल प्रेस करोगे तो ये प्लस आपको दे देता है। और इसके बाद आपने 8 इंसर्ट करना है। जैसे हम इंटर करेंगे, वैल्यूज के इंसर्ट करने के बाद इंटर करोगे तो 6 और 8 का यहाँ पे एडिशन आ चुका है जो कि 14 रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे तरीका होगा कि हम इस सेल का यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं और इस सेल का भी हम रेफरेंस दे सकते हैं। हर सेल का अपना नाम होता है और एड्रेस होता है। तो इस सेल का एड्रेस होगा B और पे ये रो नंबर 2 में आ रहा है तो B2 इस सेल का एड्रेस होगा। सेम इसी तरह इस सेल का यहाँ पे एड्रेस होगा B3। तो हम यहाँ पे इन सेल के एड्रेस के थ्रू भी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वापस वही सेम हमने यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करना है। तो वापस वही सेम प्रोसेस हमने फॉलो करना है। सबसे पहले इक्वल लगाने के बाद इस सेल का नाम है B2 तो हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड से B2 इंसर्ट करते हैं तो ये सेल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्लस और फिर नेक्स्ट यहाँ पे B3 के थ्रू हम यहाँ पे दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे जिसमें 8 आ रहा है। जिसे इंटर करेंगे तो इस सेम आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा तरीका यहाँ पे होगा कि हम डायरेक्टली सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इक्वल और ये सेल सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर आ रहा है जिसको हमने ऐड करना है और फिर यहाँ पे प्लस इंसर्ट करते हैं और फिर दूसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल तीनों में आंसर हमारे पास सेम आ जाएगा, पर तरीका तीनों में मुख्तलिफ और डिफरेंट था। अब इन तीनों में फर्क क्या होगा, तो याद रख ले यहाँ पे जो फर्स्ट हमने कैलकुलेशन कर ली इसमें हमने कोई रेफरेंस नहीं दिया, हमने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज को टाइप किया है। इसका मतलब यहाँ पे जो डेटा है वो किसी और सेल पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर वाले सेल में डेटा को चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 और 8 यहाँ पे 18 आ जाता है। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये 2 सेल्स हमें अलग आंसर दे रहा है और ये सेल अलग आंसर दे रहा है। अब जब भी आप चाहते हो कि आंसर हमेशा डिपेंडेंट रहना चाहिए डेटा के ऊपर तो आप हमेशा डेटा का रेफरेंस देंगे। रेफरेंस में आप सेल को डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो या तो फिर सेल का रेफरेंस या जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस आप बता सकते हो। अब सेल का एड्रेस आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो, ये एड्रेस ब्लॉक आपको मिल जाता है ऊपर। आप किसी भी सेल पे क्लिक कर ले, इस सेल का क्या नाम रहेगा वो आपको यहाँ पे ये एड्रेस ब्लॉक बता रहा होता। जैसे कि हम यहाँ पे वापस क्लिक करते, हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो इक्वल्स टू और फिर लिखते हैं यहाँ पे 100 और फिर माइनस हाइफन और इसके बाद यहाँ पे 20 लिखते हैं। अब जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे 100 से अगर 20 माइनस कर लो तो 80 रह जाता। अब मान लो इस सेल का मुझे एड्रेस फाइंड करना है तो जैसे इस सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे C2 आ रहा है। इस सेल पे क्लिक करेंगे तो इस सेल का यहाँ पे एड्रेस होगा C3। तो हम सिंपल यहाँ पे इक्वल्स टू और इसके बाद यहाँ पे ये सेल C2 और फिर माइनस और फिर ये दूसरा सेल जो कि रहेगा C3 और जैसे इंटर करेंगे वही सेम आंसर। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे लास्ट तरीका यूज कर रहे थे कि इक्वल लगा ले, सेल सेलेक्ट कर ले और फिर यहाँ पे माइनस हाइफन और इसके बाद दूसरा सेल सेलेक्ट करना है। जैसे इंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये 2 सेल्स हमेशा डेटा के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, डेटा चेंज तो ये 2 सेल्स भी अपना जो आंसर है और जो फाइनल रिजल्ट आपको दे रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगा, पर ये सेल हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि इसके पास डेटा है। और अगर आपने इसका डेटा चेंज करना है तो मैनुअली यहाँ पे आपको खुद से चेंज करना होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जाहिर है ये 3 तरीके में यहाँ पे परफॉर्म नहीं करूंगा ताकि हम यहाँ पे लेक्चर को शॉर्ट कर ले, पर आपको ये 3 तरीके समझ आ चुके हैं कि इनमें से कौन सा तरीका आपने कहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे
मल्टीप्लिकेशन करना है तो 5 का जो पढ़ा है वो हमने 9 तक पढ़ना है तो 49 आ जाएगा। तो इसके लिए वापस इक्वल और इसके बाद 5 सेलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट तरीका ये होगा कि हम सेल सिलेक्शन करते हैं और इसके बाद शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे 8 की प्रेस करेंगे, इससे एस्ट्रिक्स सिंबल मिल जाएगा। और फिर जो दूसरा सेल है उसे हमने सेलेक्ट करना है तो अप एरो से आप यहाँ पे जिस सेल में आपका सिलेक्शन होगा उससे ऊपर वाले सेल को आप सिलेक्ट करते हो और फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पे 45 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट डिवीजन करना है तो डिवीजन करने के लिए इक्वल्स टू ये सेल सेलेक्ट करेंगे /। अब वापस ये ऊपर वाला जो सेल यहाँ पे हाइड हो चुका है उसे सेलेक्ट करने के लिए अप एरो और वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे सेल का नाम भी दे सकते हैं। अगर ये ऊपर वाला सेल E2 आ रहा है उसके नीचे वाला सेल E3 होगा और जिस सेल में हम काम कर रहे हैं ये E4 होगा। एंटर करते हैं तो अगर 100 रुपए आपके पास है 5 बंदों पे डिवाइड करोगे तो 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पावर, हमें पावर निकालना है। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से 2 का पावर 3 तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और फिर वही 4 अपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ओवरऑल इसका आंसर 8 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू और फिर यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद कैरेट सिंबल आपको यहाँ पे 6 पे मिल जाएगा। तो आपने शिफ्ट के साथ 6 वाली की प्रेस करना है, कैरेट का सिंबल और फिर अप एरो। ये सेल आपने सिलेक्ट करना है जैसे ऊपर वाला सेल था जिसमें 3 लिखा हुआ आ रहा था। एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे 8 आंसर मिल चुका है। अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं 2 का पावर 5 इसका आंसर निकालना है तो इक्वल्स टू 2 और इसके बाद कैरेट सिंबल और फिर उसके बाद 5 और जैसे इंटर करेंगे तो 2 का पावर 5 का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई फिर 2 मल्टीप्लाई बाई फिर उसके बाद वापस 2, ये 4 टाइम हो गए और फिर उसके बाद वापस 2 तो 2 2 ज़ा 4 फिर 4 2 ज़ा ये 8 हो जाएगा फिर 8 2 ज़ा ये हो जाएगा 16 और फिर 16 2 ज़ा ये हो जाएगा 32। तो कुछ इस तरह से हमें ये आंसर दे रहा होता है। पावर निकालने में हमें एक चीज़ का यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि कैरेट सिंबल से पहले क्या लिखना है और कैरेट सिंबल के बाद क्या लिखना है। तो मान लें हमारे पास यहाँ पे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता जैसे कि 6 का पावर 2। अब यहाँ पे जो 6 लगेगा वो कैरेट से जस्ट पहले, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 6 लिखेंगे तो ये बन जाएगा बेस वैल्यू स्टार्ट में होती है और ये आ जाएगा पावर और पावर यहाँ पे कैरेट सिंबल के जस्ट बाद हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे 6 का पावर 2 निकालना है तो इक्वल्स टू 6 लिखेंगे फिर कैरेट सिंबल फिर 2 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो 6 का पावर 2 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6 2 टाइम्स और 6 6 हमारे पास 36 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे परसेंटेज को। तो परसेंटेज में मैंने यहाँ पे 50 रुपीज़ लिखा है तो मान लें मुझे 50 रुपीज़ का यहाँ पे 10% फाइंड करना है। तो परसेंटेज निकालना बहुत ईजी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इक्वल सिंबल और फिर 50 वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इस सेल में जो भी डेटा है वो मल्टीप्लाई कर लो इसके जस्ट बाद वाले सेल के साथ और उसमें नेक्स्ट डेटा आ रहा होगा 10। तो हम कह रहे हैं कि 50 को मल्टीप्लाई कर लो 10 के साथ और मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का आंसर ज़ाहिर है नहीं चाहिए तो हम लास्ट में परसेंटेज सिंबल इंसर्ट करते। तो हम कह रहे हैं इस सेल का इतना % क्या होगा। जैसे इंटर करेंगे तो हमें बताया जा रहा कि 50 रुपीज़ का 10% 5 होगा। अब जैसे मुझे 1000 का यहाँ पे 10% फाइंड करना है तो इक्वल्स टू 1000 लिखते और इसके बाद मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे 10 लिखते हैं और फिर परसेंटेज। जैसे इंटर करेंगे तो हमें कहा जा रहा है कि 1000 का 10% 100 होता है। अगर मुझे यहाँ पे इक्वल्स टू और फिर 1000 में यहाँ पे लिखता हूँ और इसका मुझे 30% फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाई 30 और फिर यहाँ पे परसेंटेज और जैसे हम इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हमें कहा जा रहा है कि 1000 का जो 30% है वो यहाँ पे 300 होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने अलग अलग सीख लिया कि इनको कैसे यूज़ करना है और इनका यूजेज हमने सीख लिया। पर मान ले कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता जिसमें ये सारे ऑपरेटर्स एक साथ कंबाइन होके हमें मिले तो उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना। अब मान ले हमें रूल्स नहीं पता कि कौन सा ऑपरेटर हमें पहले सोल्व करना है, कौन सा ऑपरेटर लास्ट में सोल्व करना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करते तो लेफ्ट साइड में हमें 2 + 2 मिल जाता। तो 2 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 4 और फिर डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल्स टू तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा 2। हमारे हिसाब से यहाँ पे आंसर होगा 2। पर यही सेम क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे एक्सेल को दे देते हैं, मैंने इसके सामने इक्वल लगा लिया 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटर करेंगे तो एक्सेल हमें यहाँ पे आंसर 3 दे रहा है। अब एक्सेल हमें आंसर 3 क्यों दे रहा है, एक और चीज़ भी यहाँ पे देख ले। आप यहाँ पे 2 मल्टीपल ऑपरेंड्स को और एक ऑपरेटर को अगर सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे आंसर भी मिल जाता। जैसे कि ये ऑपरेंड होता है, ये भी ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड मतलब जिसके ऊपर कैलकुलेशन हो रहा है और दरम्यान में ऑपरेटर होता है। तो हम यहाँ पे ये दोनों ऑपरेंड्स और दरम्यान का जो ऑपरेटर इन तीनों को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर एक छोटे से पॉपअप में आपको आंसर दिख रहा होगा कि इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड करोगे तो आंसर यहाँ पे 1 आ जाता। सेम इसी तरह
ऑपरेंड, प्री ऑपरेंड और ये दरम्यान में ऑपरेटर, इन दोनों को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही होवर करेंगे इस पे तो ऊपर हमें आंसर दिख रहा होगा कि इन दोनों के एडिशन से आपको 4 आंसर मिल जाता है। एक्सेल यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक छोटे से पॉपअप में। अब समझते हैं कि एक्सेल ने यहाँ पे 3 कैसे निकाला। तो एक्सेल यहाँ पे ये 2 फार्मूलाज जानता है और रूल्स जानता है। ये रूल्स बताए गए एक्सेल को, एक है पेमडास और दूसरा है बोर्डमास। अब पेमडास और बोर्डमास को यूज किया जाता है जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, मैथमेटिक्स क्वेश्चन में मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर्स मिलते हैं, चाहे उसमें ब्रैकेट्स भी हो, ऑपरेटर्स भी हो। तो उनमें सबसे पहले सोल्व क्या करना है, यही 2 फार्मूलाज आपको बता रहे होते हैं। अब जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है वो पेमडास का यूज करते हैं मैथमेटिक्स में मल्टीपल ऑपरेटर्स और ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए या मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो पेमडास का यूज करते हैं। जो उर्दू स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग वाले कंट्रीज है जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, तो वो यहाँ पे बोर्डमास का यूज करते हैं। मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर्स किसी भी क्वेश्चन में उसे मिले या तो ब्रैकेट्स मिले तो वो बोर्डमास का यूज करते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब यही फार्मूला यहाँ पे ऑर्डर बता रहा है कि सबसे पहले आपको सोल्व क्या करना है। तो पैरेंथेसिस और ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होंगे। दूसरे नंबर पे क्या सोल्व करना है, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मींस पावर, और सेम इसी तरह बोर्डमास में कहा जा रहा है कि पावर, रूट और एक्सपोनेंट को आपको दूसरे नंबर पे सोल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व कर लो और पैरेंथेसिस को सोल्व कर लो। 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, पैरेंथेसिस, छोटे ब्रैकेट्स और करली ब्रेसेस, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इन ब्रैकेट्स में सबसे पहले ये छोटे ब्रैकेट्स हमें सोल्व करने होते हैं। अब थर्ड ऑर्डर पे हमें बताया जा रहा है कि आपने मल्टीप्लिकेशन को नेक्स्ट सोल्व करना है और बोर्डमास के अकॉर्डिंग डिवीजन। पर मैं यहाँ पे 3 और 4th नंबर पे जो भी ऑर्डर हमें मिलता है इनको आप एक ग्रुप के इनसाइड रख लो, और सेम इसी तरह 5th और 6th नंबर पे आपको जो भी ऑर्डर मिलता है इनको भी आप एक ग्रुप के इनसाइड रखोगे। यहाँ पे ये एक ग्रुप बन जाएगा और ये भी एक ग्रुप बन जाएंगे। अब यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कोई भी ऑपरेटर आप पहले सोल्व कर लो, आंसर हमेशा सेम आता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी ऑपरेटर आप पहले सोल्व कर लो, आंसर हमेशा सेम आता है। पर हमेशा हमने क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट साइड की तरफ से सोल्व करना स्टार्ट करना है। तो अगर हमें स्टार्ट में डिवीजन ऑपरेटर मिल जाता तो डिवीजन को पहले सोल्व करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन पहले मिल जाता तो मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जैसे आपके क्वेश्चन में खत्म हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले आपको अगर एडिशन मिल जाता तो एडिशन सोल्व करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ से, और अगर सब्ट्रैक्शन मिल जाता है तो हम सब्ट्रैक्शन को पहले सोल्व करेंगे। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे ये नीचे वाला क्वेश्चन वापस सोल्व करना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। हमें यहाँ पे कहा जा रहा है पहले पैरेंथेसिस को सोल्व कर लो। तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स इसमें नहीं है। क्या पावर है, पावर भी नहीं है इसमें। मल्टीप्लिकेशन नहीं है। डिवीजन आ रहा है इसमें, तो सबसे पहले डिवीजन इसमें परफॉर्म होगा। तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, सबसे पहले ये सोल्व होगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर निकल के आ जाता है 1, और इसके सामने वापस हम यहाँ पे 2 और ये ऑपरेटर जो प्लस ऑपरेटर रह जाता है वो वापस दरमियान में लगा लेते हैं। अब 2 + 1, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। अब यही क्वेश्चन अगर हम एक्सेल को दे देते कि इक्वल लगा के इसका आंसर हमें बता दो, एंटर करेंगे तो वही 3 आंसर आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन का हम 2 आंसर भी निकाल सकते हैं। 2 आंसर निकालने के लिए जो 2 + 2 है इसको हम ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। अब जैसे ब्रैकेट में बंद करेंगे तो हमें कहा जा रहा है सबसे पहले पैरेंथेसिस को सोल्व कर लो। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस सबसे पहले हमें मिल रहा, तो ये पैरेंथेसिस सबसे पहले सोल्व होंगे, इसका आंसर आ जाएगा 4, और फिर डिवाइडेड बाई 2, और 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 2। अब यही क्वेश्चन मैं एक्सेल को वापस दे देता हूँ, इक्वल लगा लेंगे, एंटर करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे 2 आ चुका। अब सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे इसका आंसर हमने 3 निकाला और यहाँ पे इसका आंसर हमने 2 निकाला। अब ये 3 और 2 अब तब निकाल पाएंगे जब आपको ये फार्मूला और ये फार्मूला ठीक से समझ आए और ठीक से पता हो। अपने इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन का जो भी आंसर आप निकालना चाहो आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर्स का एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो इसमें वापस ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस नहीं आ रहे। हमें यहाँ पे सबसे पहले पावर को सोल्व करना है और फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को हमने सोल्व करना है। तो इसी क्वेश्चन को 2 डिवाइडेड बाई 2 हम लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाई 2, फिर +3 माइनस, और लास्ट में हमें कहा जा रहा है कि 2 का पावर 2, तो इसका मतलब 2 पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे 2 टाइम्स हमने लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा 4, तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं 4। तो इन दोनों का यहाँ पे आंसर आ चुका है 4। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। हमें यहाँ पे कहा जा रहा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम समझ चुके हैं कि इन दोनों को ग्रुप किया जा सकता है, जो भी ऑपरेटर पहले मिलता है उसी को सोल्व करेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई 2, फिर +3 माइनस 4 यहाँ पे लिख लेते। तो ये वाला हिस्सा हम सोल्व कर चुके, 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ चुका है यहाँ पे 1। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को पहले सोल्व करना है,
क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रह चुका है। अब स्टार्ट में हमें डिवीजन मिला, क्योंकि ये दोनों हम ग्रुप कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी ऑपरेटर आप पहले सोल्व कर सकते हो। तो लेफ्ट साइड से आपने देखना है कौन सा ऑपरेटर पहले मिला। तो मुझे डिवीजन पहले मिला, तो मैंने डिवीजन को यहाँ पे सोल्व कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे रह जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे सोल्व करते तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका आंसर 2 आ जाएगा। और फिर वापस +3 - 4। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे 2 + 3। अब हमें पता है कि प्लस और माइनस दोनों को एक ग्रुप में रखा गया। दोनों में से कोई भी ऑपरेटर आप पहले सोल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। पर हमने हमेशा यहाँ पे लेफ्ट टू राइट साइड की तरफ जाना है। तो 2 + 3 यहाँ पे 5 हो जाता, तो हम यहाँ पे 5 फिर -4। तो ये वाला हिस्सा भी हम यहाँ पे सोल्व कर चुके। अब लास्ट इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 है आपके पास, -4 उससे निकाल दो तो 1 रह जाता। अब इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर 1 है, तो वही कंफर्म करने के लिए ये क्वेश्चन हम एक्सेल को दे देते। तो इसके सामने सिर्फ हम यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं। जैसे इंटर करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे 1 आ चुका है। तो कुछ इस तरह से मल्टीपल ऑपरेटर्स का जो क्वेश्चन है वो एक्सेल सोल्व कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ पेमडास और बोर्डमास। तो आपने इनका प्रैक्टिस कर लेना है, पेमडास और बोर्डमास का। कोई भी आपको क्वेश्चन मिल जाता, उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप इन्हीं फार्मूलाज का हमेशा यूज़ कर रहे होते। तो यहाँ पे आपको वापस 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन का आपने प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे बोर्डमास और पेमडास का ही यूज़ करेंगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा और इसी का जो भी आंसर होगा वो आपने कमेंट करना है। हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कवर कर चुके हैं। ऑपरेटर्स खत्म नहीं होते और भी बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं डेटा को जोड़ने के लिए, डेटा को कंबाइन करने के लिए। 2 अलग सेल में या 2 अलग जगहों पे डेटा पड़ा है, आप चाहते हो ये दोनों डेटा कंबाइन हो जाए, एक हो जाए, इन्हें एक वर्ड बनाना है। तो इसके लिए आप एंड ऑपरेटर हमेशा दरमियान में यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 सेल्स और 3 अलग अलग टाइप के डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया। ये 3 अलग अलग सेल्स में आ रहा है, इनको हमने कॉन्केट और कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए कॉन्केट फंक्शंस भी होते हैं जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके। फिलहाल यहाँ पे एंड ऑपरेटर। तो इन 2 सेल्स को कंबाइन करने के लिए 2 अलग अलग टाइप के डेटा आ रहा है अलग अलग सेल्स में। अब इन्हें डिलीट करके इन्हें यहाँ पे वापस एक सेल में लिख नहीं सकते। मान लें किसी और फंक्शंस में इन्हें यूज़ किया गया हो या प्रोजेक्ट में यूज़ किया गया हो, तो अब डेटा को अगर डिलीट नहीं कर सकते पर कंबाइन करना चाहते हो तो एंड ऑपरेटर इक्वल्स लगाएंगे। यहाँ पे एंड ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए पहला सेल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर बीच में आ जाएगा और उसके बाद हमने दूसरा सेल सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे हम एंटर करते हैं। तो कुछ इस तरह से ये एंड ऑपरेटर आपका एक सेल का और एक अलग डेटा दूसरे अलग डेटा के साथ कंबाइन करके जोड़ के आपको यहाँ पे दे देगा। डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्पेसेस दिए। ये स्पेसेस मतलब कि इस सेल को एंड ऑपरेटर और इस सेल को एंड ऑपरेटर से अलग कर लो। तो ये खूबसूरती के लिए ये स्पेस हमें नहीं मिलेगा डेटा में कोई स्पेस नहीं है। और अगर हमें स्पेस भी चाहिए होगा तो स्ट्रिंग की शक्ल में हम यहाँ पे स्पेस ऐड कर सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक कर ले, वापस ओपन कर ले और एक दफ़ा और हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर को यूज़ करना है। दोनों एंड ऑपरेटर के बीच में हम यहाँ पे एक डबल कोट यूज़ करेंगे और डबल कोट के बीच में हमने यहाँ पे एक स्पेस इंसर्ट करना है। तो हम कह रहे हैं कि इस सेल को जोड़ दो स्पेस के साथ, फिर वापस जोड़ दो इस सेल के डेटा के साथ। इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस मिल चुका है। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स आ रहे हैं, इन 3 वर्ड्स को कंबाइन करना है। प्रोसेस वही सेम रहेगा। तो इक्वल्स टू एक सेल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंड ऑपरेटर, फिर दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर एंड ऑपरेटर, फिर तीसरा सेल सेलेक्ट करेंगे। स्पेसेस चाहिए आपको तो स्पेसेस ऐड कर सकते हो। आपको हमेशा स्पेसेस के लिए एक और एंड ऑपरेटर की नीड पड़ेगी यहाँ पे। फिलहाल ये स्पेसेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये खूबसूरती के लिए और कोड को और फंक्शन और फार्मूला को रीडेबल बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे इंटर करते तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के डेटा को कंबाइन कर लिया और जोड़ लिया। अब इनके बीच में मुझे स्पेस नहीं चाहिए था तो मैंने स्पेस इंसर्ट नहीं किया, पर अगर हमें स्पेस चाहिए होगा तो डबल कोट्स लगाएंगे, उसके बीच में स्पेस और फिर यहाँ पे एक दफ़ा फिर एंड ऑपरेटर एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर। कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा यहाँ पे 2 डेटा के बीच में रिलेशन और कंपेयर करके हमें उनका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में दे रहा होता है। तो जब भी हमें डेटा को और वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना हो तो इन्हीं ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं। ये ऑपरेटर्स यहाँ पे 6 टाइप के होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। डबल कंडीशन चेक किए जा रहे हैं कि या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा, इसी तरह से या तो लेस देन होगा या तो फिर इक्वल होगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान ली ये सेल में उठा के यहाँ पे ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि ये सेल ब्लैक है, ये सेल वाइट है। अगर ये सेल ब्लैक है, सेल 1 ब्लैक है और सेल 2 वाइट है तो हमें आंसर में यहाँ पे ट्रू मिलना चाहिए, मतलब हम सच कह रहे हैं। पर अगर हम उल्टा कर देते जैसे कि ये सेल ब्लैक है और फिर ये सेल वाइट है
तो ये गलत हो जाता है। इसके लिए हमें आंसर फॉल्स में मिलना चाहिए। तो कंपैरिजन ऑपरेटर भी आपको हमेशा आंसर फॉल्स और ट्रू में दे रहा होता है। तो जब भी डेटा और वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है तो आप इन 6 किस्म के ऑपरेटर्स को यूज़ करते हो। इन ऑपरेटर्स को हम ज़्यादातर इफ़ और कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट काम कैसे करता है और इफ़ फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, और इसके साथ हम कंबाइन कर रहे होते हैं इन टाइप के ऑपरेटर्स को। पर फिलहाल हम यहाँ पे ऑपरेटर्स को अलग कवर करेंगे और देखने वाले कि इन ऑपरेटर का काम क्या है और इनको कैसे यूज़ करना है। बाद में हम इन्हें फंक्शंस और फार्मूलाज में कंबाइन कर रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर को समझते। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर मिलेगा हमेशा इन ऑपरेटर्स का। तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू, ये सेल हम कह रहे बराबर है इस सेल का। तो यहाँ पे हम दोनों सेल्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लेफ्ट वाला सेल बराबर है राइट वाले सेल का। इंटर करेंगे तो कहा जा रहा है अब गलत हो। ये सेल कैसे बराबर हो सकता है इस सेल का? ये +1 है और ये -1 है। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे ये लिख लूँ कि इक्वल्स टू 1 बराबर है 1 का, दोनों पॉजिटिव नंबर्स एक दूसरे के बराबर होंगे और दोनों 1 1 आ रहे हैं। इंटर करेंगे तो हमें ट्रू में आंसर दिया जा रहा है। पर मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -1 बराबर है -1 का। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये -1 बराबर है इस -1 का। इंटर करेंगे तो यहाँ पे भी हमें आंसर हमेशा ट्रू मिलेगा। तो जब भी डेटा एक दूसरे के इक्वल होगी तो हमें ट्रू में आंसर मिलेगा। जब भी डेटा एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी तो हमें आंसर हमेशा फॉल्स में मिलेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इक्वल्स टू, हम कह रहे हैं कि 10 बराबर है 1 का। क्या 10 बराबर है 1 का? गलत कह रहे हैं, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है और 1 छोटा नंबर है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इंटर करेंगे तो हमें आंसर फॉल्स में मिलेगा। नेक्स्ट मिल जाता है हमें यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू। तो जब भी हमें ये कहना हो कि ये सेल बराबर नहीं है इस सेल का, तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। इक्वल्स टू, ये सेल सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे बीच में आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू। इसके लिए लेफ्ट एंगल और राइट एंगल, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों एक साथ यूज़ करेंगे। और इसके बाद दूसरा हमने सेल सेलेक्ट करना है। तो हम कह रहे हैं लेफ्ट वाला जो सेल है वो बराबर नहीं है राइट वाले सेल का। बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो सच कह रहे। इंटर करेंगे तो हमें आंसर ट्रू में मिल जाएगा। वापस यहाँ पे इक्वल्स टू, मान लो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 10 बराबर नहीं है 10 का। यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। क्या 10 बराबर नहीं है 10 का? गलत कह रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। जैसे इंटर करेंगे तो हमें आंसर में फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है ग्रेटर देन। तो इक्वल्स टू, हम यहाँ पे कह रहे ये सेल बड़ा होगा इस सेल से। क्या 6 बड़ा है 7 से? बिल्कुल नहीं, 6 तो छोटा है 7 से। तो हम कह रहे 6 बड़ा है 7 से। लेफ्ट वाला जो सेल है उसका डेटा ग्रेटर है राइट वाले सेल के डेटा से। तो इंटर करेंगे तो हम यहाँ पे गलत कह रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसे अपोजिट करते, उल्टा करते, जैसे कि हम कह रहे ये वाला जो सेल है ये तो ग्रेटर होगा इस सेल का। तो सेल के सिलेक्शन पे भी ये यहाँ पे डिपेंड करता। तो हम कह रहे कि F8 सेल, मतलब ये वाला सेल जिसमें 7 आ रहा है, तो हम कह रहे 7 ग्रेटर है E8 सेल से, E8 सेल के डेटा से। तो E8 सेल में यहाँ पे 6 आ रहा है, तो हम कह रहे 7 बड़ा है 6 से। बिल्कुल हम ठीक कह रहे हैं, तो इसका आंसर हमें यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट डेटा भी इसे दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं 1000 ग्रेटर है 100 से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1000 ग्रेटर है 100 से। तो आपको डेटा यहाँ पे रीड करना आना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो लेफ्ट साइड ग्रेटर है राइट साइड से। एंटर करेंगे तो इसका आंसर हमें ट्रू मिल रहा है, क्योंकि 1000 ग्रेटर है 100 से, सच कह रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है लेस देन। तो जब भी हमें डेटा में ये बताना हो कि ये सेल या ये वाली जो डेटा है वो कम है इस डेटा से, तो इसके लिए इक्वल्स टू, इस सेल की जो डेटा है वो लेस देन है इस सेल के डेटा से। क्या 0 कम है -99 से? बिल्कुल, ये तो माइनस आ रहा है। अगर पॉजिटिव 99 आता तो ये बड़ा होता, पर ये नेगेटिव है। इसका मतलब कि कोई ऐसा शख्स जिसके पास 0 रुपीज़ है, कोई ऐसा शख्स जिसके पास -99 उधार है, तो इसे यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव आने के लिए उधार ख़त्म करना होगा। तो इसका मतलब ये 0 से कम हुआ। तो जब भी माइनस की वैल्यू जितनी भी बड़ी होगी वो सबसे छोटी वैल्यू कहलाई जाएगी। तो हम यहाँ पे एंटर करते, तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमने कहा कि E9 वाला जो सेल है जिसमें 0 लिखा गया है वो कम है F9 वाले सेल से जिसमें -99 रखा गया है। पर ये गलत है, -99 सबसे छोटी वैल्यू है, पर 0 इससे बड़ी होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे गलत कहा, तो गलत में आंसर हमें यहाँ पे फॉल्स मिल चुका है। अगर इसे अपोजिट करते हैं तो इक्वल्स टू, हम कह रहे हैं ये वाला जो सेल है ये कम है 0 से, इस वाले सेल से।
अब यहाँ पे एंटर करते तो हमें आंसर में यहाँ पे ट्रू मिल रहा। अगर एक ही साथ हमने दो कंडीशंस चेक करने हो तो फिर हम इन दो ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं जिन्हें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू कहा जाता। जैसे हमें कहना है कि ये सेल बराबर होगा इस सेल का, या तो फिर ये सेल ग्रेटर होगा इस सेल से, तो इसके लिए इक्वल्स टू एक सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन और फिर इक्वल्स टू। डबल कंडीशन चेक कर रहे हैं, या तो ग्रेटर होगा या तो फिर बराबर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा सेल और दूसरा डेटा हम इसे देंगे। अब यहाँ पे गौर कर ले क्या कह रहे हैं हम कि E10 वाला जो सेल है वो ग्रेटर होगा F10 से। अगर ये गलत हो जाता है तो फिर यहाँ पे वापस चेक किया जाएगा कि E10 वाला जो सेल है वो बराबर होगा F10 वाले सेल का। तो फिलहाल यहाँ पे 10 बराबर है 10 का, ग्रेटर नहीं है पर बराबर है, ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है, तो आंसर में भी हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा। अब यहाँ पे इसे डायरेक्ट नंबर के साथ ट्राई करते हैं और समझते हैं कुछ मजीद इसे। तो इक्वल्स टू हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 11 ग्रेटर होगा या तो फिर बराबर होगा 10 के। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि 11 ग्रेटर होगा 10 के। बिल्कुल ये ग्रेटर है पर बराबर नहीं है, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो हमें आंसर में ट्रू मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे ग्रेटर ट्रू हो जाता है, एंटर करेंगे तो हमें आंसर में ट्रू मिलेगा। अगर हम यहाँ पे वापस लिखते हैं इक्वल्स टू और यहाँ पे कह रहे हैं कि 9 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 9 ग्रेटर देन 10, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि 9 कम है ग्रेटर नहीं है। यहाँ पे वापस कह रहे हैं कि 9 इक्वल्स टू 10 है, ये भी गलत हो जाता है। तो जब दोनों ऑपरेटर्स गलत होंगे तो आंसर में हमें यहाँ पे फॉल्स आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू चेक करते हैं। तो इक्वल्स टू हम यहाँ पे कह रहे हैं ये वाला जो सेल है ये या तो कम होगा या तो फिर बराबर होगा इस सेल का। तो हम कह रहे हैं E11 कम होगा F11 से या तो फिर बराबर होगा, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन। तो जाहिर है यहाँ पे 2 कम है 3 से और ये जो लेस देन ऑपरेटर है ये यहाँ पे ट्रू हो जाता और आंसर में भी हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहने वाले हैं कि इक्वल्स टू क्या 2 लेस देन और इक्वल्स टू है 0 के। हम कह रहे हैं कि 2 कम है 0 से, गलत कह रहे हैं, 2 कम नहीं है, 2 तो ज़्यादा है, 2 बड़ा है ग्रेटर है। पर नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि 2 इक्वल होगा 0 का, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि 2 यहाँ पे 2 नंबर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर फॉल्स मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके डेटा को आपस में और वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हो। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद नेक्स्ट आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। और MS एक्सेल में लॉजिकल ऑपरेटर्स नाम का तो कुछ होता नहीं, पर ये 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स मैथ्स में और प्रोग्रामिंग में इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। और एंड ऑपरेटर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसे डेटा कॉन्केटिनेशन के लिए और डेटा को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता। मल्टीपल कंडीशंस में से हमने क्या डिसीजन और फैसला लेना है तो उसके लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। एंड फंक्शन होता है, नॉट फंक्शन होता है और फंक्शन होता है। इन्हीं 3 फंक्शंस को हम यहाँ पे लॉजिकल फंक्शंस कहते हैं। MS एक्सेल में लॉजिकल फंक्शंस को हम डेटा एनालिसिस में, रिजल्ट चेकिंग में, एलिजिबिलिटी की कोई चीज़ एलिजिबल है या नहीं, कंडीशनल कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। लॉजिकल फंक्शन सीखने के बाद एक्सेल में डिसीजन बेस्ड फार्मूलाज आसानी से आप बना पाएंगे, पर इन फंक्शंस को डायरेक्टली ट्राई और अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे एक ग्राफ और चार्ट देख लेते ताकि हमें समझ आ जाए कि मल्टीपल कंडीशंस इन्हें देने के बाद हमें आंसर क्या मिल सकता। सबसे पहले यहाँ पे एंड फंक्शन को समझते हैं। तो एंड फंक्शन को हम मल्टीपल कंडीशंस देख के उसके बेस पे डिसीजन ले रहे होते। तो अगर आप इसे कंडीशन 1 दे दें या तो फिर आप 100 कंडीशन इसे दे दें, इनकी लिमिट होती है 255, हम 255 यहाँ पे कंडीशंस इसे दे सकते हैं और लॉजिक्स इसे दे सकते हैं। पर एंड को हमेशा यहाँ पे सारे कंडीशन और सारे लॉजिक्स ट्रू चाहिए। अगर आप इसे एक कंडीशन दे दे तो वो भी ट्रू होना चाहिए, अगर आप इसे 100 कंडीशंस दे दे तो वो भी ट्रू होने चाहिए सारे के सारे। तो सारे कंडीशंस ट्रू होंगे तभी हमें ट्रू आंसर मिलेगा। पर अगर सारे कंडीशंस ट्रू है पर उनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गया, गलत हो गया, तो उसमें आंसर हमेशा फॉल्स मिलेगा। और जाहिर है अगर एक कंडीशन फॉल्स होने पे आंसर फॉल्स मिलेगा, तो सारे कंडीशंस अगर फॉल्स होंगे तो आंसर हमेशा फॉल्स ही मिलेगा। तो एंड फंक्शन को सारे कंडीशंस और सारे लॉजिक्स ट्रू चाहिए, उसके बाद ही हमें ट्रू मिलेगा। एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाता है तो आंसर में हमेशा हमें फॉल्स मिलने वाला। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे और फंक्शन। और फंक्शन को यहाँ पे सारे कंडीशंस अगर ट्रू मिल जाते तो ये ट्रू जनरेट कर लेता है। अगर सारे कंडीशंस फॉल्स हो पर उसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तब भी और फंक्शन हमें ट्रू दे देता है। और फंक्शन को सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए, बाकी सारे कंडीशन फॉल्स हो तो उसे फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमेशा आपको ट्रू दे रहा होता है अगर उसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। अगर सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते तब हमें यहाँ पे और फंक्शन फॉल्स जनरेट करके दे देता है। तो अगर आप मल्टीपल कंडीशंस और मल्टीपल लॉजिक्स डिफाइन करते हैं और उनमें से कोई एक कंडीशन और लॉजिक आपको ट्रू चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ पे और फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर आपको सारे लॉजिक्स और कंडीशंस ट्रू चाहिए तो वहाँ पे हम एंड फंक्शन का यूज कर रहे होते हैं। नॉट फंक्शन हमेशा यहाँ पे उल्टा काम कर रहा होता है, जैसे कि नॉट ट्रू।
अगर नॉट ट्रू है तो ज़ाहिर है फॉल्स होगा, पर अगर नॉट फॉल्स जैसे कि एक सेंटेंस मिल जाता है नॉट फॉल्स, ये गलत नहीं है, तो गलत नहीं है तो ज़ाहिर है फिर ट्रू होगा। तो जब भी आंसर में ट्रू आ रहा है तो ये आपको फॉल्स जनरेट करके दे देता है, और अगर आंसर में फॉल्स आ रहा तो ये आपको ट्रू जनरेट करके दे रहा होता। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे एंड फंक्शन को। तो इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके बाद फर्स्ट कंडीशन में इसे दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रू कीवर्ड इसे दे रहा हूँ, तो ट्रू मीन्स ट्रू ही होता, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर ट्रू मिल चुका। मान लिया हमने यहाँ पे इसे एक कंडीशन और लॉजिक दे दिया, और वो लॉजिक और कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुआ, तो इसने हमें आंसर में ट्रू दे दिया। यहाँ पे दूसरा कंडीशन दे देते हैं इसे ट्रू, फिर तीसरा यहाँ पे लॉजिक और कंडीशन दे देते हैं ट्रू। तो यहाँ पे हमने 3 कंडीशंस और लॉजिक्स इसे दे दिए, और तीनों के तीनों यहाँ पे ट्रू। इसके बदले हमें यहाँ पे आंसर में भी ट्रू मिल चुका। पर मान लें अगर इनमें से कोई एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाता, जैसे कि 4th कंडीशन और लॉजिक में दे रहा हूँ इसे फॉल्स, और फिर एंटर करते। अब इसे डेटा के साथ ट्राई करते हैं, जैसे इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे ये सेल इसे दे देंगे और कहेंगे कि ये सेल बराबर है n का। हम कह रहे हैं कि इस सेल में n आ रहा है या ये सेल बराबर है n का, वापस कोमा। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा सेल दे देते हैं इसे कि दूसरा सेल है ये बराबर होगा p का। अब इसे थर्ड लॉजिक देंगे, ये वाला सेल सेलेक्ट करके, तो कोमा, ये सेल सेलेक्ट करके इसे देंगे, ये सेल यहाँ पे ग्रेटर होगा 1 का। अब यहाँ पे मैंने इसे 3 लॉजिक्स और 3 कंडीशंस दे दिए कि फर्स्ट यहाँ पे चेक कर लो कि क्या इस सेल में n आ रहा, अगर आ रहा है तो ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाता। फिर इस सेल में देख लो क्या इसमें p आ रहा, अगर ये करेक्ट हो जाता तो यहाँ पे ये 2 कंडीशंस ट्रू हो जाते। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड कंडीशन में कह रहे कि A11 में जो 4 आ रहा है, तो हम कह रहे कि 4 ग्रेटर देन 1 है, तो अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाता तो आंसर में हमें ट्रू मिलना चाहिए। पर इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाता तो आंसर में फॉल्स मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे तीनों कंडीशंस ट्रू है तो हमें यहाँ पे ट्रू आंसर मिल रहा। पर मान ले मैं यहाँ पे ये डेटा चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि 0 और एंटर, तो हमें आंसर फॉल्स मिल रहा। अब फॉल्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, और लास्ट वाले कंडीशन में हम कह रहे हैं कि 0 इस वाले सेल में 0 लिखा गया है, तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि 0 ग्रेटर देन 1। क्या 0 ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल नहीं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता और हमें यहाँ पे फॉल्स आंसर दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे नॉट फंक्शन को समझते हैं। तो इक्वल्स टू नॉट ब्रैकेट स्टार्ट, हम कह रहे हैं कि ये वाला जो सेल है ये बराबर होगा यहाँ पे n का, और ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पे सही कह रहे हैं और ये ट्रू होगा, तो जब ये ट्रू होगा तो इसके सामने नॉट लगा है, तो नॉट, और यहाँ पे आ जाता है ट्रू, तो नॉट ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स। और अगर ट्रू आंसर आता तो ये हमें फॉल्स देगा, जैसे कि ये रहा। पर मान ले मैं यहाँ पे n की जगह पे कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे कि r। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि A9 में r आ रहा है, तो A9 में r नहीं है, तो ये हो जाता है फॉल्स। अब ये फॉल्स होगा और इसके सामने नोट लगेगा, तो नॉट फॉल्स इक्वल्स टू ट्रू, और यहाँ पे आंसर में हमें ट्रू मिलेगा। अब नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे और फंक्शन को। तो इक्वल्स टू और ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट लॉजिक हमने इसे दे देना है, तो फर्स्ट लॉजिक ये रहेगा कि ये सेल बराबर होगा n का, फिर वापस कोमा। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये वाला सेल इसे सेलेक्ट करके देते हैं कि ये सेल बराबर होगा यहाँ पे p का, फिर कोमा। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये वाला सेल इसे सेलेक्ट करके देंगे कि ये सेल या तो ग्रेटर होगा या तो बराबर होगा 0 का, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते। अब फिलहाल यहाँ पे तीनों के तीनों लॉजिक्स यहाँ पे ट्रू आ रहे हैं, तो आंसर में हमें ट्रू मिलेगा। तो मान ले मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले सेल में डेटा चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि r इंटर। तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये फॉल्स हो चुका है। अब ये आगे कंडीशन देखेगा कि ये तो फॉल्स होगा, चलो ट्रू ढूंढते हैं, तो यहाँ पे इसे ट्रू मिलता, जैसे कि A10 में p आ रहा है, और इसके बाद ये ट्रू हमें जनरेट करके दे रहा है वापस। पर मान लें इस वाले सेल में मैं कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे कि n इंटर। अब भी यहाँ पे हमें ट्रू दिखाया जा रहा है, डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। अब जैसे ये फॉल्स हो गया तो ये इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चला गया, और यहाँ पे इसने देखा कि ये भी फॉल्स है, पर वो थर्ड कंडीशन की तरफ जा रहा है जो कि लास्ट कंडीशन होगा, और ये सेल यहाँ पे इस वक्त ट्रू दे रहा है। जब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है और ये लॉजिक ट्रू हो रहा है तो इसके बाद हमें ट्रू मिल रहा। तो मान ले मैं यहाँ पे भी इसे गलत कर लेता हूँ और इसे फॉल्स करते। इस सेल में हम यहाँ पे लिखते हैं -9 इंटर। अब यहाँ पे फॉल्स हो चुका है। अब फॉल्स क्यों? हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इस सेल में जो डेटा है जो कि -9 है, तो -9 ग्रेटर या तो फिर बराबर होगा 0 का। तो माइनस में जो भी वैल्यू चली जाती है वो 0 से हमेशा छोटी ही होती है, कुछ इस टाइप का। जैसे कि यहाँ पे 0 आ रहा है, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5, और इस साइड पे यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि -1 -2 -3, और इसी तरह आप आगे चलते जाए। तो 0 यहाँ पे दरमियान में है, और इस साइड की जो वैल्यूज़ है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कहलाए जाते हैं। ये सारे स्मॉल वैल्यूज़ है, और इस साइड पे लार्जेस्ट वैल्यू आ जाते। तो इस डेटा में यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 5 होगी, और सबसे जो छोटी वैल्यू है वो इस वक्त 3 आ रही है। पर आगे भी अगर माइनस में नंबर्स लिखते जाएंगे तो एक पॉइंट पे यहाँ पे हमें 9 मिल जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू, और जैसे इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें आंसर फॉल्स मिल रहा। तो जब यहाँ पे सारे कंडीशंस फॉल्स होंगे
उसके बाद ही यहाँ पे और हमें फॉल्स जनरेट करके दे रहा होता। अब इसे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे इसे ट्रू और फॉल्स कीवर्ड दे देते हैं इक्वल्स टू, और लिख लेते और ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे इसे ट्रू, फिर कोमा, फिर ट्रू लिखते, फिर कोमा, इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो यहाँ पे स्टार्ट में इसने देखा कि फर्स्ट लॉजिक और कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये आगे चीज़ें देखता ही नहीं है, आगे के लॉजिक्स और कंडीशंस नहीं देखता, डायरेक्टली हमें यहाँ पे ट्रू जनरेट करके दे रहा होता। पर डबल क्लिक करके मान ले मैं इसे फॉल्स कर लेता हूँ। अब जैसे हमने इसे फॉल्स कर लिया, इसके बाद वो नेक्स्ट ट्रू ढूंढेगा, तो यहाँ पे इसे ट्रू मिला और एंटर करते तो यहाँ पे अभी भी ये हमें ट्रू दिखा रहा। पर जैसे इस वाले कंडीशन और लॉजिक को भी हम यहाँ पे फॉल्स करते और इसके बाद एंटर करेंगे, तो अब यहाँ पे जो डिसीजन है वो फॉल्स हो चुका। जैसे कि डेली लाइफ में आप फैसले करते हो कि मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी चाहिए, ये प्रोडक्ट भी चाहिए, ये प्रोडक्ट भी चाहिए। तो अगर आपको तीनों प्रोडक्ट्स चाहिए होते कि फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट और थर्ड प्रोडक्ट, ये तीनों प्रोडक्ट्स चाहिए, तो दरमियान में आप एंड फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हो और एंड ऑपरेटर का आप यूज़ कर रहे होते हो। एंड मीन्स कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी। पर मान ले अगर आप चाहते हो कि मुझे या तो ये या तो फिर ये या तो फिर ये, कि तीनों में से कोई एक मुझे चाहिए होगा, इन तीनों में से कोई एक मिलता तो खुश, तो यहाँ पे फिर हम और फंक्शन का और ऑपरेटर का यूज़ करते कि तीनों में से कोई एक मिले, तीनों मिले तो और अच्छी बात है, पर हमें एक मिलना चाहिए। तो और मीन्स कि यहाँ पे तीनों में से हमें कोई एक चाहिए। तो जब भी आपको ऑप्शंस देने हो कि तीनों में से कोई एक या मल्टीपल कंडीशंस और लॉजिक्स में से कोई एक, तो और फंक्शंस, अगर मल्टीपल लॉजिक्स और कंडीशंस में से सारे चाहिए तो फिर हम वहाँ पे एंड फंक्शन का यूज़ कर रहे होते। और आंसर जब भी हमें उल्टा निकालना हो कि ट्रू को फॉल्स कर लो और फॉल्स को ट्रू कर लो, तो फिर वहाँ पे हम नॉट फंक्शन का यूज़ कर रहे होते। एमएस एक्सेल में रेफरेंस ऑपरेटर्स लास्ट ऑपरेटर्स होंगे और इन ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे यूज़ करते रेफरेंस देने के लिए। जैसे कि मान लें मैं यहाँ पे इक्वल्स टू सम और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला सेल इसे सेलेक्ट करके दे देता हूँ और इसके बाद कोमा, फिर ये सेल सेलेक्ट करके दे देता हूँ और इसके बाद इंटर। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो डेटा इस सेल में दिखाया जा रहा है वो डेटा इन दो सेल से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 और फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ 20, तो हमें यहाँ पे कुछ डेटा और रिजल्ट मिल रहा, पर ये रिजल्ट यहाँ पे इन डेटा के बेस पे मिल रहा। डबल क्लिक करके ओपन कर रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि रेफरेंस F6 से आ रहा है और रेफरेंस F7 से। तो कुछ इस तरह से रेफरेंस देने के लिए हम रेफरेंस ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। रेफरेंस ऑपरेटर यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, एक रेंज होता है, दूसरा यूनियन होता है, तीसरा इंटरसेक्शन होता। सबसे पहले यहाँ पे रेंज ऑपरेटर को समझते हैं, बहुत ही ईजी है। तो मैं यहाँ पे इन डेटा को डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी ये सेल डिलीट। रेंज ऑपरेटर को समझने के लिए यहाँ पे कुछ सेल्स को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके उनको कुछ बॉर्डर्स दे देते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेल मैंने सेलेक्ट कर लिए और इनको यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे ताकि पता चले कहाँ से हमारा रेंज और रेफरेंस स्टार्ट हो रही है। जैसे कि इस वक्त यहाँ पे जो सेल स्टार्ट हो रहे हैं वो इस सेल से स्टार्ट हो रहे हैं और इस सेल पे ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर हमें फंक्शन में ये सारे सेल सेलेक्ट करने हो तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है रेफरेंस ऑपरेटर। ये सेल हमारा फर्स्ट सेल होगा जिसका नाम है D11, तो ये रहेगा D11 और इसके बाद यहाँ पे ये वाला सेल, ये सेल यहाँ पे आ जाता है F और इसके बाद 19, तो यहाँ पे लिख लेते हैं F19। अब अगर हमें ये सारे सेल सेलेक्ट करने हो तो सिंपल हम कुछ यूँ लिखते हैं कि D11 से लेकर इसके दरमियान में यहाँ पे कोलन और फिर F19 तक, इनके बीच में यहाँ पे जितने भी सेल्स होंगे वो सारे सेलेक्ट होंगे लास्ट पॉइंट तक। तो हम कह रहे हैं यहाँ से स्टार्ट कर लो और यहाँ पे एंड कर लो, यहाँ पे ख़त्म कर लो सेल्स का सिलेक्शन और रेफरेंस सिलेक्शन। अब रेंज ऑपरेटर को समझने के लिए किसी एक फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। तो हमारे यहाँ पे जो रेंज है वो स्टार्ट होता है D11 से, तो लिखते हैं D11 और फिर कॉलन यूज़ करते, और ये रेंज ख़त्म होता है F19 पे, तो लिखते हैं F19। तो दरमियान के यहाँ पे सारे सेल्स इसने सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म। हम सिंपल कह रहे हैं कि D11 से रेंज सिलेक्शन स्टार्ट कर लो और F19 पे इसे ख़त्म कर लो। अब जैसे इंटर करेंगे तो अगर इसमें डेटा आ रही होगी तो सम फंक्शन उसे जमा करके हमें दे देगा। अब सम फंक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फिलहाल। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर, और यूनियन ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं अलग अलग रेफरेंसेस से और अलग अलग जगहों से और सेल से डेटा उठा के उसके ऊपर कैलकुलेशन करना। जैसे कि इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे मैं ये सेल इसे सेलेक्ट करके दे रहा हूँ और इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये सेल भी मुझे सेलेक्ट करना है, इस सेल का डेटा और सिर्फ इस सेल का डेटा मुझे जमा करना है। अब अगर मैं इस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पहला वाला सेल अनसेलेक्ट हो चुका है, और अगर फर्स्ट सेल पे हम क्लिक करते हैं तो लास्ट सेल या जो हमने सेल सेलेक्ट किया था वो अनसेलेक्ट हो चुका है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोमा यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोमा यूज़ करेंगे तो ये सेल यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे नंबर 2 और मल्टीपल सेल्स भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेल सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद वापस कोमा यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे एक और सेल सेलेक्ट करते। तो कुछ इस तरह से हम मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करके उनका यूनियन बना सकते और उनको एक साथ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते। जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमने यहाँ पे कोमा के थ्रू अलग अलग जगहों से सेल्स को और डेटा को सेलेक्ट करके उनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म की। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे स्पेस, और स्पेस को हम यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट को ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1
और कंट्रोल के साथ इसे नीचे की तरफ ड्रैग करते ताकि हमें बाकी नंबर्स मिले। इसके बाद यहाँ पे भी कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे कि 200 और यहाँ पे लिख लेते हैं 99। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक कॉलम है और कॉलम में डेटा आ रहा है, और यहाँ पे एक रो है और इस रो में डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे जो कॉलम है और रो है एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट अगर हमें ढूंढना है तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स, और इसके बाद ये रेंज इसे सेलेक्ट करके देंगे, और इसके बाद स्पेस, फिर ये वाला जो रेंज है इसे सेलेक्ट करके देंगे। जिसे इंटर करेंगे तो ये हमें कह रहा है कि 5 यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा है,